दलों को एक नए ढंग से मैच खेलने की सुविधा हो गई। नहीं, अभी तक थोड़ा उतनी गतिविधियां नहीं थी। अब देखिए, मायावती की बात करें तो उनका ओबीसी से बहुत लेना देना नहीं है, वो अपने दलितों की नेता हैं। काशीराम ने एक संगठन खड़ा किया था, जो समय के साथ साथ जो उसके फाउंडर्स थे वो सब छिन्न भिन्न हो गए, वो अलग अलग चले गए। और आज की तारीख में बहुत सारे जो बीएसपी के भी बड़े लीडर हुआ करते थे। देखिए, ब्राह्मण को तो एक बार ब्राह्मण ने उनको वोट दिया और उन्होंने ब्राह्मण के नाम पर जो मिश्रा जी हैं सतीश चंद, उनके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। तो इसलिए उनका इस बार ब्राह्मण कार्ड चला नहीं। की जो पार्टी है अब उसका पुनः उस रूप में आना, जो 2007 में वो अपने दम पे उसने सरकार बनाई थी, बहुत मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती ने जिस तरीके से आज बड़ी बैठक की और उसमें कई निर्णय भी लिए गए, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने अब ये दिखाने की कोशिश की है कि वो ओबीसी की हितैषी और दलितों की हितैषी पार्टी है। ऐसे में क्या होगा 2024 का धुरी पर, क्या मायावती सोचती हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से पार्टी को संचालित करती हैं। लेकिन अब हम जानेंगे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट से कि आखिर जो बीएसपी की नीति है वो 2024 को लेकर कैसी है, क्या निकाय चुनाव का उसका जिस तरीके से वो देखती है, इन सभी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मुदित माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रतिभान जी मौजूद हैं और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। हम सभी से एक एक करके पूछते हैं। सर, आज जो मीटिंग हुई, पहले तो काफी उसमें कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया, सेक्टर इंचार्ज को, सभी को बुलाया गया और ये कहा गया कि अब जो बीएसपी लड़ाई लड़ रही है, यानी कि अब बीएसपी की जो राजनीति है वो अलग तरीके की निकलेगी। देखिए, पिछले 10 सालों से मायावती सत्ता से बाहर हैं और सत्ता से बाहर ही नहीं बल्कि उनका वोट बैंक लगातार नीचे जा रहा है। ये उनके लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि मायावती का वो तेवर जिसमें वो तरह तरह की बातें करती थी और विपक्षियों पर घनघोर हमले करती थी, परास्त करने वाले भीड़ जुटाती थी, वो ऐसा माहौल पिछले 10 सालों में उनका लगातार और कम होता गया और वो वोट बैंक भी गिरता गया। तो उनकी चिंता का विषय है। शायद इसीलिए उन्होंने पुराने जो आज कमेटियां भंग की और नए तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी पर भी हमला किया। हालांकि बीच में एक बात आई थी कि कांग्रेस शायद उनका समझौता हो जाए, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अपना वोट बैंक साधने के लिए, बचाने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ रहा है और तरीका वो यही होगा कि भीड़ जुटाएं, सड़क पर जाएं, और कोई दूसरा तरीका होता नहीं राजनीति में। और इस समय जो कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई, जिसको राहुल गांधी भले ही गैर राजनीतिक यात्रा कहते हैं, लेकिन है वो पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा, तो उससे उन्हें भी चिंता हो रही कहीं हमारा जो रहा सहा दलित वोट बैंक है वो भी न खिसक जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही दो ऐसी पार्टियां जो दलितों को अपने साथ खींच सकती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रति दलितों का भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी को पिछले समझौता जो लोकसभा चुनाव में मायावती ने और अखिलेश यादव ने मिलकर किया था, वो संकट नहीं झेलना पड़ता। और मायावती को तो बैकवर्डों ने वोट दे दिया, उनकी 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए वो 5 सीटों पर टिक गए। तो अगर ऐसा भरोसा, तो कुल मिलाकर के उन्हें ये लगता है कि उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, यही दोनों काट सकती हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं में एक खदबदाहट पैदा की जाए, उन्हें उनमें हलचल लाकर उन्हें एक्टिव करके और एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाए, तभी कुछ सफलता भविष्य के चुनाव में मिल सकती है। सर, हम फिर आते हैं आपके पास। सर, जिस तरीके से आज मीटिंग हुई, आपको लगता है कि बीएसपी और दलितों को लेकर अब बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ब्राह्मण का भी एक कार्ड खेला था विधानसभा में, कितना अंतर हो पाएगा ये बीएसपी की अब जो रणनीति बना रही है? देखिए, ओबीसी आरक्षण पर जैसे हाईकोर्ट का निर्णय आया तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों को एक नए ढंग से मैच खेलने की सुविधा हो गई। नहीं, अभी तक थोड़ा उतनी गतिविधियां नहीं थी। अब देखिए, मायावती की बात करें तो उनका ओबीसी से बहुत लेना देना नहीं है, वो अपने दलितों की नेता हैं और आज भी वो एकमात्र नेता है पूरे देश में जो दलितों की इतनी बड़ी नेता है। ओबीसी नहीं है, लेकिन अब चुनाव है तो उनको ओबीसी भी देखना है और दलित भी देखना है। वो आरक्षण तो इन लोगों का रहता ही है।
आज जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने अपने सोए पड़े हुए जो कैडर है उसको जगाने का काम किया और लोगों को एक संदेश दिया कि नहीं देखो हम अभी खेल में हैं, क्योंकि अब लोग ये मानने लग गए कि मायावती शायद खेलने में अब उतनी रुचि नहीं लेती हैं, बैक फुट पर हैं। लेकिन देखिए पॉलिटिशियन कभी कोई बैक फुट पर नहीं होता, वो हमेशा फ्रंट फुट पर रहता है। अब अगर उसका फ्रंट फुट घायल हो गया हो तो फिर उसकी मजबूरी है कि वो खड़ा रहे अपनी जगह पर। लेकिन वो और मायावती का जो प्रयास है उस हिसाब से हम समझते ठीक भी है और यहाँ लड़ाई को कंसोलिडेट कर पाएंगी, कुछ लग रहा है? इसमें देखिए ऐसा है कि बेसिकली इनकी और भाजपा, बसपा और सपा तीन ही है। कांग्रेस का तो कोई बहुत तो यहाँ वो मानते नहीं है और सपा के बाद बसपा ही है जो कुछ है। हालांकि बसपा और कांग्रेस दोनों पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही नकारात्मक या मतलब खराब रहा है और इसीलिए आपने देखा तेवर बदले हुए। अखिलेश यादव ने राहुल की मीटिंग में उसमें जाने से मना कर दिया कि हम क्यों जाएंगे और देखा जाएगा बाद में। तो ये अब पूरे 4 साल चलेगा क्योंकि ये 23 में पूरे 10 राज्यों में चुनाव है देश भर में और यहीं से 24 शुरू हो जाएगा क्योंकि 24 की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। तो 23 के अंतिम पड़ाव से और फिर 24 में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो आप ये माने कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि यहाँ 80 सीटें हैं और मामला पूरा खाली है, जो यहाँ जीतेगा और कम से कम बीजेपी के लिए यहाँ जीतना जरूरी, क्योंकि अन्य राज्यों में हो सकता है उसको उतनी सफलता ना मिले। और मायावती भी चाहेंगे कि यहाँ चूंकि उनका बेस है तो लोग ये ना कहें कि साहब बसपा पर आप मायावती की पकड़ नहीं रही या दलितों पर पकड़ नहीं रही। ये लोग पूरी ताकत से लगेंगे इस पर। सर, जिस तरीके से ब्राह्मणों की बात पहले करती थी, फिर अब वो विधानसभा में पीछे कर दी, सतीश चंद्र मिश्रा को भी पीछे कर दिया। आपको लगता है कि ओबीसी और अब दलित की जो राजनीति है उसको लेकर मायावती आगे बढ़ेंगे और 2024 में कुछ नया कर पाएंगी? देखिए ऐसा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था उस समय DS4 होता था और बैकवर्ड और दलितों को जोड़ करके काशीराम ने एक संगठन खड़ा किया था। जो समय के साथ साथ जो उसके फाउंडर्स थे वो सब छिन्न भिन्न हो गए, वो अलग अलग चले गए और आज की तारीख में बहुत सारे जो BSP के भी बड़े लीडर हुआ करते थे वो सबके सब बहन जी का साथ छोड़ चुके हैं। रही बात ब्राह्मण कार्ड की, तो ब्राह्मण कार्ड भी अब धीरे धीरे उतना प्रभावी नहीं रह गया है जितना कभी हुआ करता था। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मायावती जो है वो दलित के आगे OBCs को अपने साथ जोड़ पाएंगी। और अभी जो हाल में उपचुनाव हुए हैं उसमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनके गृह जनपद के आसपास के इलाकों में जो दलित वोट का ट्रेंड है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ झुका है, तो वो भी एक मायावती के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों को लेकर आज इन्होंने बड़ी मीटिंग अपनी करी है। सर, मैं रैंडमली अब थोड़ा क्वेश्चन लूंगा आपसे। सर, आपको क्या लगता है कि जो प्लान है रिजर्वेशन को लेकर, समाजवादी पार्टी इस समय आगे है कि BSP है? क्योंकि समाजवादी पार्टी निकलकर सामने आ रही, फ्रंट फुट पर खेल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ही इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। रिजर्वेशन के मामले से समाजवादी पार्टी ही मुख्य रूप से प्रभावित भी हो रही है। दलितों की जो सीट है वो तो वहां वैसे है ही है और वजह यह है कि जो अगर आगे जो सर्वे होने वाला, ट्रिपल टेस्ट होने वाला है, उसमें 2-3 जातियों के लोग प्रभावित होंगे, खासतौर से यादव, कुर्मी और कुशवाहा। ये लोग प्रभावित हो सकते हैं उस चुनाव में, क्योंकि अगर वो बात आएगी ना कि कौन रिजर्वेशन का ज्यादा लाभ ले रहा है, तो इन्हीं मुख्य रूप से बैकवर्डों में इन्हीं 3 जातियों ने ज्यादातर लाभ लिया है। तो अगर ये बाहर होंगे और ये अखिलेश यादव भीतर जो छटपटाहट है वो इसी बात की कि अगर यादव इस ट्रैक से, किस खेल से बाहर हो गया तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास मुख्य रूप से यादव वोट बैंक ही है।
अभी जो मौजूदा दिखा नहीं, वो तीन चुनाव से वो भी लगातार हार रहे हैं। 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 4 चुनाव भी हार रहे हैं लगातार। तो उनकी चिंता इसीलिए है, और इसीलिए ये इसको, हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। और सच ये है कि बीजेपी भी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ चाहती होगी कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया। वहां भी आरक्षण बीएसपी इसमें कुछ कर पाएगी। ये हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, या उत्तर प्रदेश में चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, या मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, या फिर सबसे बड़े जो बीजेपी का बैकवर्ड चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, ये तीनों आरक्षण के घनघोर पक्षधर हैं। और बीजेपी का जो अगर मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो बैकवर्ड चेहरे दिखते हैं। इसलिए ये कहना कि बीजेपी नहीं चाहती, ये तो समाजवादी पार्टी ने एक कैमोफ्लेज खड़ा किया है। बहुजन समाज पार्टी उसकी पिछलग्गू हो गई है। लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि बैकवर्डों को बहुत बाहर करके हम बहुत अच्छी, केवल अकेले फॉरवर्ड क्लास के भरोसे राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, बहुजन समाज पार्टी मंडल कमीशन की बात करती है, कहती समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था, और अब बीजेपी ने जिस तरीके से कोर्ट में हुआ उस पूरे को लेकर, तो मेन हितैषी तो बता रही रिजर्वेशन की तो बीएसपी ही है। नहीं, ये बीएसपी का क्लेम है। बीएसपी से पहले ही कांग्रेस का रिजर्वेशन की तैसी थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और ये बीएसपी तो का गठन तो 84 में हुआ। तो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? DS4 पहले इनके लिए आंदोलन करता था, BS4 आंदोलन करता था, ये लोग पार्टी के रूप में तो कुछ थे नहीं। तो असल कांग्रेस जो आरक्षण की हितैषी है, या चाहे बैकवर्डों के लिए भले ना कहा जाए, लेकिन दलितों के आरक्षण की असल हितैषी तो कांग्रेस है। तो ये तो इन लोगों ने अपने को सरवाइव करने के लिए, पॉलिटिकली अपडेट रखने के लिए, पॉलिटिकली विपक्षियों की नजर में नजर आने के लिए इन्होंने अपने आप को ये दावा किया है। ये आरक्षण के हितैषी अकेले यही है या यही अगुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ऐसे बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं अब समाजवादी भी एक यात्रा निकालने की कोशिश करेगी, आंदोलन बचाओ संविधान बचाओ। लेकिन ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो दिखाई नहीं देते। आपको लगता है कि कितनी जरूरत है ऐसी यात्राओं की, या बहुजन समाज पार्टी में ऐसी यात्राएं क्यों नहीं होती हैं? क्या उनका कोई ऐसा प्लान है जो लोगों से कनेक्ट हो सके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मोस्टली कोऑर्डिनेटर्स के जरिए चलती है, और मायावती रैली में निकलती रही हैं। अब रैलियां यदा कदा करती है, और मुझे हाल की कोई बड़ी रैली याद नहीं आ रही है, रैली भी शायद नहीं याद आ रही है कि कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और उनके लिए लेकिन चुनाव तो लड़ती, और दलित का जैसे वोट तो उनके पास आरक्षण ऑलरेडी है। लेकिन अब सारी राजनीति बैकवर्ड्स पर आधारित हो गई है बीजेपी की नई रणनीति है। जैसे बीजेपी ब्राह्मण ठाकुरों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तब से उन्होंने जो ये आरक्षित सीटें हैं इनमें भी बंटवारा करके माइनस यादव बाकी बैकवर्ड्स पर कंसंट्रेट किया। और यही अब इनकी प्रॉब्लम है कि जो इनको ट्रिपल टेस्ट करना है उसमें वो लोग अलग होंगे जो पहले से, या कम होंगे परसेंटेज के हिसाब से जो पहले से आरक्षण पाए हुए हैं, या जो नई सीटें रिजर्व हुई हैं उसमें इन लोगों ने कुछ घपले किए, जिस आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप ये हम सब रद्द कर रहे हैं। आप जो आयोग गठित करने की बात, डेडिकेटेड कमीशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसका पालन कीजिए, और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण। तो देखिए, बीजेपी भी आरक्षण छोड़ नहीं सकती, उसके बगैर वो चुनाव नहीं जीतेगी। और सपा का तो आधार ही वही है। बसपा इसलिए क्योंकि दलित वोट भी उसका पिछले चुनाव में खिसका है, भाजपा ने वहां से मारी की है। तो अब मायावती के दिमाग में ये है कि ठीक, हम कुछ बैकवर्ड भी पकड़े हैं, अगर ओबीसी भी हमारे साथ आएंगे तभी संख्या पूरी होगी। तो इसलिए उनका प्रयास है कि दलित के साथ साथ हम ओबीसी को भी जोड़े। अब ब्राह्मण की बात पूछते हैं तो देखिए, ब्राह्मण को तो एक बार ब्राह्मण ने उनको वोट दिया, और उन्होंने ब्राह्मण के नाम पर जो मिश्रा जी हैं सतीश चंद, उनके अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। तो इसलिए उनका इस बार ब्राह्मण कार्ड चला नहीं। ब्राह्मणों के पास आज भी वो भाजपा ही एक विकल्प उन लोगों को दिखाई पड़ता। अब ब्राह्मण को माने और चाहे मारे, जो करते हो, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं।
सर सतीश चंद्र मिश्रा की बात की, जैसे कि इस बार भी वो अब दिखाई नहीं दे रहे विधानसभा में, काफी आगे आ गए थे, पूरा परिवार उनका लगा हुआ था। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि बीएसपी पुराने ट्रैक पे आ गई है, जहां दलित और जो ओबीसी को लेकर चलेगी, और इसके साथ साथ क्या उसका मानना है कि वो वोट बैंक को अपने कन की ओर कर पाएगी इस बार, चूंकि बड़ी इस समय चैलेंजिंग है, एक सीट मात्र निकाल पाई है विधानसभा में। तो ऐसे में अब आगे की स्ट्रैटेजी उसकी क्या हो सकती है बीएसपी की, कैसे अपने आप को पार्टी खड़ी करेगी, क्योंकि मायावती तो बैकफुट पे ही खेल रही है। देखिए, मायावती की जो पार्टी है, अब उसका पुनः उस रूप में आना, जो 2007 में वो अपने दम पे उसने सरकार बनाई थी, बहुत मुश्किल लग रहा है। और जो उनकी स्ट्रेटजी है ओबीसीज को अपने साथ लेने की, वो बहुत ज्यादा फलीभूत होती हुई मुझे तो नहीं दिखती, क्योंकि अब ओबीसी उससे ज्यादा स्ट्रांगर जो छत्रप के, आजकल जो है छत्रप की राजनीति होती है जो, तो उनसे स्ट्रांगर छत्रप के साथ जुड़े हुए हैं। तो और इनके साथ जितने लीडर्स थे वो पिछले दिनों सब इनका साथ छोड़ गई हैं, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे दद्दू प्रसाद हो, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, मतलब कोई कुल मिला करके जो इनके लेफ्टिनेंट्स गिने जाते थे, चाहे वो मतलब जो काशीराम के साथ आए हुए लीडर्स थे जिन्होंने शुरुआत की थी, तो वो आज की तारीख में कोई नहीं है। और मायावती भी जो है आज की तारीख में परिवारवाद के आरोप में घिरी हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो उनके विरुद्ध और बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती का बहुत उज्जवल भविष्य है कि वो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा शक्ति बन के उभरे। सर एक एक लाइन बस और लूंगा मैं आपका, समय ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। सर क्या लगता है 2024 में बीएसपी कहां आप देखते हैं, क्योंकि बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े कि अब इस बार जो है कोई नहीं, ना समाजवादी ना बीजेपी, सिर्फ बीएसपी रहेगी, बड़ी संगठन मीटिंग हो रही है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं किसी भी चीज की बनी रहती हैं, किसी को खारिज नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां मुख्य रूप से जो अभी स्टैंड अप में हैं, उनमें नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी, नंबर 3 पर बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन वो फिलहाल इस खेल में शामिल होती दिख नहीं रही है और आगे प्रयास कर रही है। लेकिन वो तो, और मायावती जो कर रही हैं वो भी अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए ही उस नजरिए से ही कर रही हैं। तो संभव है कि कुछ चमत्कार कर ले जाएं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य रूप से मजबूत दिख रही है। और ये जो मौजूदा आरक्षण का जो कार्ड चला गया है, ये बहुत मौके का लाभ उठाने, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा इस समय था नहीं, एक पुछल्ला मिल गया, उसको पकड़ के ये लोग उस बैतरणी पार करना चाह रहे हैं। बस इतनी सी बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। अभी तो जो असली लड़ाई है वो तो नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही लड़ी जानी है। सर 2 लाइन में आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है 2024 के लिए बीएसपी कितना मजबूत खड़ी है, जो अपनी तैयारियां दिखा रही है और अपने सामने किसी और दल को कह रही नहीं खड़ा है? नहीं, मजबूत तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि तंबू उखड़ा हुआ सा है। अब वो नए सिरे से अपना लगाए और देखे, वो मौके पर चौका मारने की कोशिश में है। तो ये आरक्षण एक मौका तो दिया विपक्ष को यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग की लड़ाई होगी उसमें सीन जो है बीजेपी, फिर सपा और फिर बसपा, यही रहेगा। अब हो सकता है सपा और बसपा आसपास रहें। अब जैसे अभी कहा इन्होंने कि राजनीति में आप कोई बात बहुत फाइनल नहीं कर सकते, तो जाहिर है हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है कि हम बता दें कि नहीं बीएसपी आगे निकल जाएगी। लेकिन जो ज्यादातर सीटें तो भाजपा की जीतने की संभावना है। उन्होंने अपना बिल्कुल उनकी लड़ाई, वो 24 घंटा लड़ने वाले लोग हैं। ये सब लोग सो जाते हैं, कभी जग जाते हैं, कभी चुनाव लड़ने चले जाते हैं। लेकिन बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये बैकवर्ड्स को ही मिला करके कुछ अपना पॉलिटिकल मतलब अस्तित्व बचाएं, वरना जो उनका दलित है उस पर भाजपा जो है उसने काफी कब्जा किया पिछले चुनाव। सर आपसे भी आखिरी लाइन लूंगा कि आपको क्या लगता है कि कहां स्टैंड करती है बीएसपी, क्योंकि दावे बड़े बड़े हैं और कहने का अब यही है कि बड़ी तेजी से आ रही है और फिर अगली बार अब मुख्यमंत्री की रेस में, या जिस तरीके से भी देखिए कि बहुत से ज्यादा से लोग लोकसभा पहुंचाएंगे। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री की रेस बहुत आगे है, लेकिन हाँ, जो 2024 में
संभावित पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, उसमें तो दो दलों का ही यहाँ मुख्य वो दिखेगा आपको। और खासतौर से जो 2023 में 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, अभी जम्मू कश्मीर के लिए तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि 2023 में वहां भी चुनाव होगा। तो 2023 में जो 10 राज्य हैं उसमें साउथ इंडिया के कर्नाटक है और जगह है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटक में सर बीएसपी लगी होगी, लेकिन वहां पे जो है वो जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। जो साउथ इंडिया है उसमें ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही लड़ाई होनी है। और 2023 ही जो है वो 2024 का सेमीफाइनल होगा। तो इसलिए 10 राज्यों में जो है मुख्य रूप से, जो आप मध्य प्रदेश में देखिए तो वहां पे भी कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में जिस तरह सिंधिया टूटे वो सब आप लोगों को मालूम ही है। राजस्थान में भी जो है उसी प्रकार की चीजें हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के जो है आने वाला वक्त जो है वो 2023 में जो है ये पिक्चर ज्यादा साफ होगी। अभी से ये कहना कि 2024 में क्या नतीजा होगा वो बहुत जल्दबाजी होगी। धन्यवाद सर। तो ये सभी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर से कुछ चीजें निकल कर आई, जिसमें ये जो आरक्षण का मुद्दा अभी है वो सिर्फ एक पुछल्ले की तरह है जो पार्टियां यूज कर रही हैं, यानी कि उनको सामने रखकर अपनी अपनी रोटियां सेक रही एक तरीके से। दूसरा, बीएसपी को ओबीसी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। हालांकि अगर उसको आगे जीतना है, आगे बढ़ना है, तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ओबीसी को जोड़ना भी होगा। तो ऐसे में साफ हो गया है कि जिस तरीके से बीएसपी अपनी मीटिंग कर रही है और इस आरक्षण के मुद्दे को कैच कराना चाह रही है, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बीएसपी के लिए बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।